की अहम बैठक आज समाप्त हो चुकी है और हम आपसे बात कर लेते हैं आज की बैठक में क्या कुछ रहा, अगर संक्षिप्त में बता। हाँ, आज की बैठक में क्या कुछ रहा? अभी देखिए 5 अभी कमेटी घोषित कर दी गई है और वो कमेटी सरकार से बात करने के लिए कर दिया गया है और उनको हम लोग ने कहा कि आप बात करिए और विभिन्न मुद्दों हैं, विभिन्न मुद्दों पे बातचीत होगी। फिर हम एक दिन बैठेंगे, बातचीत होगी, बाकी आपको चीज़ें करेंगे, बाकी नाम आपको बता ही दिया है साथियों ने आगे। आपसे जब जाने से पहले जब बात करी थी तो आपने 6 मुद्दे गिनवाए थे, उन मुद्दों पर भी क्या इस मीटिंग में सारे मुद्दों पे बातचीत हुई है, सारी बातें हुई हैं और सरकार से भी इन मुद्दों पे बात होगी और सरकार जो जो चीज़ें करेगी वो चीज़ें आपको अभी थोड़ी देर बाद आपको पूरी ब्रीफिंग करेंगे, क्योंकि हमारा रिटर्न अभी स्टेटमेंट्स और ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ साथी आएंगे, बताएंगे। और आगे जो है आंदोलन के स्वरूपों पर भी आगे हम बैठकों में सरकार का क्या वार्ताओं के बाद क्या सरकार का रुख रहेगा वो सब चीज़ों पर कर। एक लाइन में आपसे एक जवाब जानना चाहूंगा, आंदोलन अभी जारी रहेगा, 5 लोगों की मीटिंग करी। आंदोलन जारी, आंदोलन कहाँ जा रहा है? आंदोलन जारी है, 5 लोगों की मीटिंग बाद आंदोलन जारी रहेगा। उसमें डॉक्टर अशोक दावले हैं और राजेवाल जी हैं पंजाब से और टिकैत जी हैं और टिकैत जी के नाम पर भी सवाल उठ रहे थे। युद्धवीर सिंह कोई सवाल नहीं उठा, किसी के सर्वसम्मति से सबने उनको चुन लिया है। अच्छा, ये बताइए, आंदोलन अभी जारी रहेगा और जारी रहेगा जी, आंदोलन जारी रहेगा। 5 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई थी जिसमें एक 5 मेंबर कमेटी बनाई गई है जो सरकार से जो किसानों की बाकी मांगे हैं, लंबित मांगे हैं, उस पर बातचीत करेगी, जिनमें मुख्य रूप से जो आंदोलन के दौरान पूरे देश में किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके बारे में बातचीत करेगी, जो किसान शहीद हो गए हैं उनको मुआवजा देने के लिए और उनके परिवार को रोजगार देने के लिए बातचीत करेगी, जो किसानों के जो लंबित मुद्दे हैं, जो एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, उसके बारे में सरकार से बात करेंगे और जो भी मुद्दे हैं। जी, मैं पूछ लेता हूँ, सरकार को क्या आप लोग अब अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि 5 सदस्यीय आपने जो लोग हैं उनका चयन कर दिया है, आप लोग उनको अप्रोच करेंगे सरकार को, या फिर अब सरकार का पत्र की आप डिमांड करते हैं कि उनकी तरफ से आमंत्रण आए आपके पास? सरकार जो है हमारे कई मेंबरों से बात कर रही थी और उन्होंने ये बात मीटिंग में रखी, तो अब सरकार जब बात करेगी दोबारा से सरकार की तरफ से निमंत्रण आएगा तो ये उनसे बात करेंगे। अगली बैठक 7 तारीख को तय की गई है। अगली बैठक 7 तारीख को यहीं पे 11 बजे। आंदोलन जारी रहेगा, मतलब अभी आंदोलन समाप्ति पे कोई चर्चा नहीं? अभी आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश में पंचायत चुनावों का ऐलान हो चुका है और हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं बसंत प्रताप सिंह जी। सर, क्या डेट है, कब से चुनाव होंगे और कितने चरणों में चुनाव हो रहे हैं, क्या तैयारी आपकी है? चुनाव 3 चरणों में होंगे, अभी ये जानकारी मैंने आपको दी। पहले चरण का चुनाव 6 जनवरी को, दूसरे चरण का 28 जनवरी को और तीसरे चरण का 16 फरवरी को होगा। और पहले और दूसरे चरण के नाम निर्देशन 13 दिसंबर को और तीसरे चरण के 30 दिसंबर से लिए जाएंगे। सर, ये आरक्षण वाली बात आ रही थी, परिसीमन और आरक्षण दोनों कैंसिल किए गए हैं, क्या स्थिति अब आरक्षण को लेकर बन रही है? किस आरक्षण के हिसाब से ये चुनाव होने वाले हैं? जो 2014 का परिसीमन था, जो 2014 का ही आरक्षण था, जो राज्य शासन का अध्यादेश है 21 नवंबर का, उसके अनुसार चुनाव होंगे 2014 के डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन के अनुसार। सर, जो पंचायतें अलग की गई थी उसका परिसीमन भी कैंसिल करके दोबारा उसी हिसाब से होंगे जैसे 14 में हुए थे? हाँ, जैसे 14 में थे वही स्थिति बनी रहेगी। क्या ईवीएम से सारे चुनाव होंगे या बैलेट पत्र भी रहेगा? जो जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव ईवीएम से होता है, पंच सरपंच का चुनाव मतपेटी से और मतपत्र से होता है। चूंकि करीब 4.25 लाख लोग चुने जाते हैं, तो इसलिए वो मतपत्र से करना ज्यादा सुविधाजनक है। धन्यवाद सर आपका। तो पंचायत चुनावों का ऐलान हो गया है और ये कड़े निर्देश दिए गए हैं कि कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही जो है वो पंचायत चुनाव कराए जाएं। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, आपको पता है कोरोना का कोई नया वायरस आया है, नया वेरिएंट आया है? क्या जानते हो आप कोरोना के बारे में? साउथ अफ्रीका में आया है और अब इंडिया में भी आने वाला है। तो डर लगता है कोरोना से? हाँ। अच्छा, दूसरे बच्चे हैं, इनसे भी जानते हैं, कुछ इस तरफ बच्चे हैं। आप बताइए बेटा, आप रोज स्कूल आते हैं?
या एक दिन छोड़ के आते हैं, या आपको क्या लगता है जो नया वायरस आया है उसके पढ़ाई पर असर पड़ेगा? कैसे बताइए? एक दिन छोड़ आते हैं। अच्छा, एक दिन छोड़ के मतलब हफ्ते में 3 दिन पढ़ाई हो रही है। कुछ और बच्चे हैं इनसे जानते हैं। बेटा क्या चल रहा है? अभी रेगुलर क्लास लग रही थी, अब जो नया वेरिएंट आ गया कोरोना का, तो पढ़ाई पर कितना असर पड़ रहा है आपकी? सर पढ़ाई में तो बहुत असर पड़ रहा है, हम बहुत कम पढ़ पाते हैं। अच्छा, और ऑनलाइन क्लास समझ में आती है आपको? सर उतना समझ में नहीं आता जितना अभी पढ़ रहे हैं उसमें आता है, क्योंकि ऑनलाइन में उतना समझ में नहीं आता। ओके। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए एक बार फिर स्कूलों में बदलाव किया गया है और 50% क्षमता के साथ जो है वो एक बार फिर क्लासेस संचालित की जा रही हैं। अगर बात की जाए ऑनलाइन क्लासेस जो है वो पहले बंद कर दी गई थी। अगर 2 दिन पहले 4 दिन पहले की बात की जाए उस समय तक बंद कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए शुरू कर दी गई है, ताकि जो 50% क्षमता है उसके साथ क्लासेस को संचालित किया जा सके। और लगातार अगर हम बात करें तो स्कूलों में इस बात को लेकर अलर्ट है। कोरोना प्रोटोकॉल का विशेष तौर पर ध्यान जो है वो रखा जाना है। तो सभी छात्रों को जो है मास्क के साथ स्कूल आना है, इसके साथ ही समय समय पर हाथ सैनिटाइज करना, इसकी पूरी व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं स्कूलों में की गई है। अगर पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो इसमें थोड़ी सी लापरवाही जरूर देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर जब अलर्ट हुआ है शिक्षा विभाग, तो कहीं ना कहीं ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो स्कूलों में देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ क्लास टीचर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। मैम, कितनी क्षमता के साथ अभी क्लासेस संचालित की जा रही है? 50% से कम ही क्षमता के साथ क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और अभी तो 2-3 दिनों से जैसे पेपर में आया है उसके आधार पर बच्चे और भी शिक्षा से कम आ रहे हैं। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। यहाँ इंदौर, भोपाल सहित अन्य शहरों में लगातार कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी यहाँ पर दहशत फैला रखी है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिल रहा है वह शिक्षा पे देखने को मिल रहा है, वह भी स्कूली शिक्षा। क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र के जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, वे ही अधिकांश स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं एक निजी स्कूल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वे पढ़ने के लिए जरूर पहुंचे हैं, परंतु इन्हें कोरोना गाइडलाइन पालन करने के लिए इनके अभिभावकों ने कहा है। इसके साथ ही यहाँ पर अब 50% का फिर से रूल चालू कर दिया गया है कि 50% ही बच्चों को स्कूल में भेजा जाए। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं, मैं इनसे चर्चा करता हूँ। आपका क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम काजल गोस्वामी है, क्लास 9th। आपको जब यहाँ स्कूल पढ़ने आते हैं तो पेरेंट्स क्या बोल के भेजते हैं? कि सैनिटाइजर साथ में रखें और स्कूल में क्लास में डिस्टेंस बना के रखें। देख सकते हैं कि पेरेंट्स यहाँ पर भेज रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ना अच्छा लगता है या ऑफलाइन? ऑफलाइन। ओमिक्रॉन आने के बाद एक बार फिर से सरकार के द्वारा लगातार मुहिम छेड़ दी गई है और लोगों को ये वैक्सीन जो है लगातार लगाई जा रही है। इसको लेकर जो इंतजामात है वो काफी अच्छे दुरुस्त कर दिए गए हैं। यही बड़ी वजह है कि जो BLO हैं उनके द्वारा कॉल फोन करके लोगों को बुलाया जा रहा है और जो वैक्सीनेशन सेंटर है उस पर लोगों की संख्या ज्यादातर बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगाने पहुंच रहे हैं। जिन लोगों को अब तक वैक्सीन नहीं लगी है उनको लेकर के लोग काफी जो एहतियात बरती जा रही है। और देख सकते हैं जो वैक्सीन सेंटर है उस पर लगातार अब जिन लोगों की फर्स्ट डोज नहीं लगी है वो भी लगवा रहे हैं और जिनका सेकंड डोज लगना है उनका सेकंड डोज भी लगा है। यानी कि अब जो कोताही अब तक बरती जा रही थी उसमें कहीं भी अब कमी नहीं छोड़ी जा रही है। यही बड़ी वजह है कि अब लोगों को वैक्सीन सेंटर पर जो वैक्सीन लगनी है, जो बकाया रह गए हैं, उन लोगों को वैक्सीन बढ़ चढ़कर लगाई जा रही है और जो स्टाफ है वो मुस्तैदी से काम करता हुआ धरातल पर नजर आ रहा है। तो प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और जो वैक्सीन सेंटर है उसका जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नायब तहसीलदार पूजा मावी, उनसे बात करेंगे आखिरकार जो वैक्सीन सेंटर है वो बनाए गए हैं उन पर किस तरह का कार्य निरंतर जारी है। हर वैक्सीनेशन सेंटर पे हम लोग का जो BLO का स्टाफ है, हमारे पटवारी और बाकी हमारा जो स्वास्थ्य का अमला है वो सभी कार्य कर रहे हैं लगातार। हमारा जो BLO और पटवारी स्टाफ है वो लोग सभी लोगों को जो ड्यू लिस्ट है उसमें से सभी लोगों को कॉल किया जा रहा है, उन लोगों को बुलाया जा रहा है कि भाई आप यहाँ पर अपने नजदीकी केंद्र पर आकर अपना सेकंड डोज कंप्लीट करवाएं। जैसे तैसे कोविड का खतरा कुछ कम हुआ था तो अब जो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। वहीं जो स्कूली बच्चे हैं जिनका 2 साल से लगातार नुकसान हो रहा था, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही थी,
तो जैसे जैसे फुल स्ट्रेंथ के साथ ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई तो दोबारा फिर ओमिक्रॉन आ गया और अब जो है शिक्षा विभाग लगातार जो है कड़ाई करता नजर आ रहा है। स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि उनका स्टाफ पूरी तरह वैक्सीनेटेड होना चाहिए, प्रॉपर कोविड गाइडलाइन का पालन होना चाहिए, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद ही बच्चों को स्कूल बुलाया जाए और पढ़ाई करवाई जाए। यहाँ पर कुछ बच्चे मेरे साथ एक छिंदवाड़ा के निजी स्कूल के मौजूद है, मैं इनसे जानता हूँ। ये बताइए, लंबे समय के बाद आप लोग स्कूल आए हैं, अब अगर दोबारा लॉकडाउन लग जाता है या ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो क्या लगता है आपको, ये अच्छा है क्या ऑनलाइन क्लासेस अच्छी है? गुड आफ्टरनून। पहले तो एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस इतनी इफेक्टिव नहीं रही है हमारे लिए। हम लोगों को पता है कि हम जिस तरह से अभी पढ़ाई करते थे तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। हम चाहते हैं कि जैसे स्कूल अभी रेगुलर चल रहे हैं वैसे चलते रहें, और हमें पूरा विश्वास है हमारे स्कूल वाले कि हमको हर सेफ्टी मतलब पूरी तरह से सेफ्टी से रखेंगे, और जितने भी वायरसेस हमारे स्कूल हमें उससे प्रोटेक्ट करेगा और उतनी सेफ्टी से रखेगा। आप बताइए क्या लगता है, ऑफलाइन क्लासेस अच्छी हैं क्या ऑनलाइन क्लासेस अच्छी थी? ऑफलाइन क्लासेस अच्छी थी। टर्म 1 हमारा उस कारण उसके ग्रेड्स में बहुत वो अंतर आया क्योंकि ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था हमारा सेमेस्टर। इस टर्म में जब से टर्म 2 शुरू हुआ है हम बहुत अच्छे से स्टडी कर पा रहे हैं ऑफलाइन में। आप सब कुल मैम, बच्चों की किस तरह आप लोग सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं क्योंकि दोबारा एक लंबे टाइम के बाद बच्चे स्कूल आए? देखिए, ऐसा है कि बच्चों की सुरक्षा को लेके हम सभी लोग बहुत अलर्ट हैं। जैसे हमारी जो बसेस जाती हैं वो डेली सैनिटाइज होती हैं, क्लासरूम सैनिटाइज होते हैं, बच्चे जब आते हैं तो उनका टेम्परेचर लिया जाता है, बाकायदा उनको सैनिटाइजर से हैंड वॉश करवाए जाते हैं। जो कुछ कोविड की गाइडलाइन है, कोशिश ये है हमारी कि हम वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग स्कूल चलाएं, और बच्चों को जैसा शासन के निर्देश हैं कि आप 50% बुलाइए और प्रिकॉशंस लीजिए, तो वो सारा सब हम लोगों की तैयारी है। और आगे यदि कभी ऐसा कुछ होता है कि स्कूल में 50% का जो भी प्रावधान रखा गया है तो हम लोग पूरा प्रिकॉशन लेके और बच्चों की सेफ्टी के साथ स्कूल लगाने के लिए। देखिए, बिल्कुल ये बच्चों का साफ कहना है कि ऑनलाइन में उस तरह पढ़ाई नहीं होती थी जिस तरह ऑफलाइन में पढ़ाई हो रही है। वहीं जो शाला की डायरेक्टर है उनका ये साफ कहना है कि हमने बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात स्कूल के अंदर किए हुए हैं, कोविड गाइडलाइन के तहत इनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। अब शासन प्रशासन के आगे जो निर्देश रहेंगे वो इसका पालन करेंगे। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज के लिए। खंडवा में द्वितीय राज्य स्तरीय रैंकिंग टेबल टेनिस स्पर्धा की शुरुआत हुई है। ये स्पर्धा 3 दिन तक चलना है और मध्य प्रदेश के कई खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का ये टूर्नामेंट है। ये 2nd स्टेट रैंकिंग है और इस स्टेट रैंकिंग में यहाँ से जो भी अच्छा टूर्नामेंट में परफॉर्म करता है उससे स्टेट की टीम बनती है और वो टीम नेशनल में आने वाले नेशनल जो अभी इस टूर्नामेंट के जस्ट बाद देहरादून में नेशनल रैंकिंग है उसमें सारे प्लेयर जो भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हैं वो लोग एमपी को रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उसके बाद वो नेशनल चैंपियनशिप में भी परफॉर्मेंस उनका काउंट होता है। आपका परिचय एक बार दीजिए, आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं? मैं रोहन जोशी हूँ, मैं एमपी अभी 2nd रैंक हूँ मेंस में सीनियर इवेंट में और मैं एमपी टीम को 10 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप बताइए कि जब आप यहाँ आए हैं अभी तक आपने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है और यहाँ का टूर्नामेंट कितना महत्व रखता है? ये टूर्नामेंट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमारी रैंक डिसाइड होती है और रैंक डिसाइड होती है तो फिर हम लोग एमपी को रिप्रेजेंट करते हैं और इजी रहता है कि मतलब मैचेस जीतना ज़रूरी रहता है इसमें। इसमें ओमिक्रॉन को लेकर दहशत और डर व्याप्त है। वहीं छत्तीसगढ़ में पूरी क्षमता के साथ चल रहे स्कूलों को बंद करने के लिए जहां विधायक विकास उपाध्याय ने शासन से मांग की थी, लेकिन एक सिरे से इसे जो शिक्षा विभाग के एसीएस हैं आलोक शुक्ला, उन्होंने सिरे से नकार दिया है। कहा कि छत्तीसगढ़ में स्कूल खुले रहेंगे। हम यहाँ इस समय JN पांडे जो कि रायपुर की सबसे पुरानी स्कूल है यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्लास में ले जाना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन की जो डर है, दहशत है, वो यहाँ पर क्लास में नजर आती है। जिस तरीके से एक खाली बेंच यहाँ बताते हैं कि जो संख्या है वो नगण्य है और यहाँ पर बच्चों की संख्या नगण्य दिखाई दे रही है क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों में साथ ही उनके अभिभावकों में डर और दहशत व्याप्त है।
क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर सभी अभिभावक इस समय सहमे हुए हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरह का डर दिख रहा है, और छत्तीसगढ़ में अभी बिलासपुर में 2 संक्रमित विदेश से आने वाले मिले हैं, तो ऐसे में स्कूलों में जिस तरह का डर दिख रहा है, क्या मैं दिखाना चाहूंगा कि क्लासेस हैं लेकिन बच्चे उतनी संख्या में नहीं है जितने होने चाहिए। यहाँ पर आपको क्लास दिख रही है लेकिन यहाँ बच्चों की संख्या नगण्य नजर आ रही है।